स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक। इट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ऑफ x86 यानी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो x86 है उसका क्या होने वाला है। तो आइए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो आईएसए जो आप बोलते हैं वो होता है, समझिए कि जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा है, मतलब कंप्यूटर का भाषा क्या है, बाइनरी जिसे कहते हैं, तो बाइनरी किस हिसाब से अरेंज किया गया, उसका ग्रामर क्या है, उसे को हम लोग आईएसए कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये हार्डवेयर लेवल पे होता है, सिलिकॉन लेवल पे होता है। अब रहा बात की जब गाड़ी खुली थी कंप्यूटर्स का, मतलब टेक्निकली अपोलो में भी कंप्यूटर था, लेकिन वो कंप्यूटर और आज हम लोग जिस तरह का कंप्यूटर कहते हैं वो दोनों में बहुत अंतर है। तो शुरू का कंप्यूटर यानी 1930-40 से जब हम लोग आए, पहले एनालॉग कंप्यूटर था, फिर जब डिजिटल कंप्यूटर आने लगा तो उसमें ये समझिए कि हर का चीज ये होता था, प्रोप्राइटरी होता था, पर्सनल होता था। यानी कि जो कंपनी प्रोसेसर बना रही है वही उसका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बना रही है, वही उसके लिए एप्लीकेशन लिख रही है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट पैकेज डील पे चलता था। तो उस टाइम में भी काफ़ी बड़े-बड़े सक्सेसफुल सिस्टम थे, जैसे कि आपका मोटोरोला 68000, फिर आपका DEC PDP-11 और एक IBM का सिस्टम जो x86 से पहले आया। तो ये सब था। अब रहा बात कि यहाँ पे जो सिस्टम था कि एंड टू एंड होता था, जैसे कि ये आप मोटोरोला 680 ये काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि ये एप्पल में यूज़ होता था। तो उस टाइम में मतलब कि x86 से पहले ये इकोसिस्टम नॉर्मल था सब लोगों के लिए कि सर हम बनाते हैं, हमारा ये है, काम खत्म। मतलब कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज हो वो नहीं था, आइडिया भी नहीं था। तो रहा बात कि ये सब चेंज हुआ है इंटेल का 86 ये जब रिलीज किया गया था, इसी के चलते इसका नाम 86 रखा गया है। और ये 1978 में रिलीज किया गया था। और इसका जो पहली बार मतलब समझिए पब्लिक के साथ मास प्रोडक्शन पे आया, मतलब बना दिए, लॉन्च कर दिए, लोग पीछे काम कर रहे, लेकिन होता है पब्लिक प्रोडक्ट कब बना? पब्लिक प्रोडक्ट बना जब IBM पर्सनल कंप्यूटर को उतारा मार्केट में, जो 1981 में हुआ है। अब वहीं से समझिए सारा गाड़ी बना, जिसे आप और हम आज कंप्यूटर कहते हैं, जो समझते हैं, वो सारा 1981 के बाद इसके कारण हुआ है, इंटेल का ये 86 के कारण से हुआ है। और यहाँ पे समझिए कि IBM बहुत बड़ी कंपनी थी उस टाइम में, इंटेल उतना बड़ा नहीं था। तो IBM के पास ये था कि सर हम आपके सिलिकॉन पे हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हम प्रोडक्ट उतार रहे हैं और सर्विसिंग कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कल बोल गए, ये समझिए उस टाइम में स्टार्टअप ही थे, तो अगर आप कल बोल गए तो हम तो लटक जाएंगे। तो हमें सेकेंड सोर्स चाहिए, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई भी फिजिकल हार्डवेयर, जैसे मैं ये मान लिया फिजिकल हार्डवेयर बना रहा हूँ, तो अगर ये बहुत हाई प्रायोरिटी है मेरे लिए, तो मैं ऐसा करूंगा कि भैया ये मॉसफेट किस ब्रांड का लग रहा है, उसका कोई बैकअप है तो रखे रहो, सेकंड सोर्स हमेशा करके रखो, ताकि कुछ भी होने पे लटक नहीं जाए। हर चीज में किया जाता है, जनरली जो भी हाई प्रायोरिटी है उसमें जुगाड़ किया जाता है सेकंड सोर्स करने का, कि यहां से फेल हो गए तो कहां जाएंगे। तो इंटेल ने ये बना दिया, ठीक है, लेकिन इंटेल स्टार्टअप कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उस पर IBM भरोसा कर दे, उतनी बड़ी तो है नहीं, तो कैसे चले। तो उसी टाइम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए AMD को घुसाया गया, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस को, जो सेकंड सोर्स बने, यानी इन्होंने लीगल लाइसेंस दिया AMD को कि आप भी इसका क्लोन बनाओ। तो फायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए कुछ धांधली होता है इंटेल में तो इंटेल जाएगा, AMD में होता है तो AMD जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ जाएंगे चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और ये जरूरी था, इसीलिए x86 सिर्फ यही दो लोग बनाते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में यानी 1980s में इसका नींव रख दिया गया था कि सेकंड सोर्स चाहिए, बिना सेकंड प्लेयर के हम भरोसा नहीं करेंगे। और IBM उस पर कूदा और उसके बाद दुनिया बदल गई। अब बात करते हैं डोमिनेशन जो हुआ x86 का। x86 सबको धो धा के रिन सुप्रीन से हटा दिया, तो IBM बनाया जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। अब ट्रिक ये था कि IBM उससे पहले भी बनाते थे, तो बहुत सारी और कंपनी भी बनाती थी, बट ट्रिक ये था IBM जितना चीज कोशिश कर रहा था कि सारा ऑफ द शेल्फ पार्ट इस्तेमाल करे, यानी कि ये मेमोरी चिप है, ये किसी और चीज में होता है, जैसे मान लीजिए किसी अप्लायंस में यूज होता है, ठीक है उसको लगा दो। ये डिकोडर चिप है, ये किसी और चीज में लगता है, उसको लगा दो। मतलब कि सारा चीज कस्टम नहीं बनाना है, सिर्फ मदरबोर्ड का लॉजिक है, सॉफ्टवेयर का लॉजिक है, लेकिन वो कोशिश करे हर एक पार्ट खरीद खरीद के लगा देने का। तो ऑफ द शेल्फ इन्होंने बनाया। अब रहा बात कि इन्होंने तो बना दिया, अब इनको पता था कि जब तक सॉफ्टवेयर्स नहीं चलेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपने हार्डवेयर बना दिया, उसका कोई मतलब नहीं चलेगा, तब जब उस पर लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जब उस पर सॉफ्टवेयर बिकेगा, उससे पैसा आएगा, तब ये सिस्टम चलने लग जाएगा। तो ये करने के लिए इन्होंने ओपन डॉक्यूमेंटेशन बनाया, और डॉक्यूमेंटेशन से उनका उनका तो होप था कि सब लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, लेकिन एक कंपनी थी जिन्होंने देखा, आप नाम सुने होंगे शायद, कॉम्पैक्ट का, तो इन्होंने
पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया था, मतलब उस टाइम में पहले किताब आता था बड़ा-बड़ा, तो उन्होंने किताब दिया कि हमारा अगर आप इंस्ट्रक्शन कॉल करते हो तो ऐसे कंप्यूटर बिहेव करे, मतलब कंप्यूटर का क्या भाषा है, क्या लैंग्वेज है, सब चीज़ बात करेगा। बायोस पे आईबीएम ने मेहनत किया था ताकि ये सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ बात कर सकें। कॉम्पैक्ट बोलता है कि हम इसको तो इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अभी आपने जो मैनुअल दिया है, बिना उस मैनुअल के काम होना नहीं था। तो मैनुअल जो आपने दिया है, वो मैनुअल कहता है कि अगर हमसे ये कॉल माँगोगे, मतलब 1 दबाएँ तो ये होगा, 2 दबाएँ तो ये होगा, हम इसको उल्टा कर देते हैं ना। हम 1 दबाएँगे यही होना चाहिए, मतलब उन्होंने रिवर्स इंजीनियर कर लिया। और रिवर्स इंजीनियर ऐसा नहीं कि जो आईबीएम कर रहा है, रिवर्स इंजीनियर ऐसा कि हमारा सिस्टम वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आईबीएम का है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मैच कर दिया कि मतलब हमारा रिएक्शन जो है सिस्टम का, वो मैच करेगा। अगर आप आईबीएम के बायोस पे चल रहे हैं, एग्ज़ैक्टली वैसा ही हमारा बिहेव करेगा। उन्होंने पूरा डबल चेक करके मैच करा दिया। जैसे ही वो किए, गाड़ी खुल गई और आईबीएम गरीब हो गया। ये समझिए कॉम्पैक्ट ने जो रिवर्स इंजीनियर किया, और वही तो रिवर्स इंजीनियर किए हैं, तो उसपे आप कुछ खास बोल नहीं सकते। अगर आप मैनुअल हटाते तो सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट होगा, तो उन कुछ किए नहीं। तो आईबीएम और क्लोन आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं फुल्ली कंपैटिबल। तो फुल्ली कंपैटिबल का मतलब है कि ये पहली बार हुआ कि ये सिस्टम जो है लॉक्ड नहीं है। उससे पहले सबका था कि हमारा है तो हमारा में ही चलेगा, लॉक था, इसीलिए एप्लीकेशंस के इकोसिस्टम ही नहीं बन रहे थे। आईबीएम उसको तोड़ना चाहता था, लेकिन चाहता था कि वो उसका सेंटर में रहे। अब कॉम्पैक्ट बोला कि ठीक है ना सर, हम भी आ जाते हैं, क्या टेंशन है। तो धड़धड़ा के यूजर्स लोग उसमें घुसने लगे, यूजर्स हुआ, और इसके बाद पहला सक्सेसफुल ऐप इकोसिस्टम बना। वो ऑनलाइन वाला ऐप नहीं बोल रहा है, ऐप मतलब कि उसके लिए लोग टैक्सेशन वाला सॉफ्टवेयर लिखने लगे, उसके लिए मतलब शेड्यूलिंग का लिखने लगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो जाए, अर्ली कंप्यूटरेशनल कोड हो जाए, बहुत सारा चीज करना शुरू कर दिया। वो बन गया, और उसको देखते देखे अरे हमको ये करना है, ये किस में होता है, ये इसमें पीसी में होता है। तो पीसी लोग खरीदने लगे। अब पीसी जैसे और लोग खरीदे, तो उसको देखा देखी और सॉफ्टवेयर कंपनी आ गई कि अरे इतने सारे कस्टमर्स हैं, जो कि पहले कुछ नहीं, पहले सबका अलग अलग था, मतलब सब चीज टेलर मेड था। अब ये हो गया कि ये आप बनाइए, ये इतने सारे हार्डवेयर में चल सकता है, और इतने सारे हार्डवेयर बिक रहे हैं कि सबको लगा कि भाई हम थोड़ा गेम बनाते हैं, हम थोड़ा सा ये इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बनाते हैं, हम ये साइंटिफिक कैलकुलेशन बनाते हैं। सब करते करते सॉफ्टवेयर बन गया, सॉफ्टवेयर बना, क्लोन हार्डवेयर आ गए मार्केट में। कॉम्पैक्ट सबसे बड़ा था, कॉम्पैक्ट का देखा देखी बाकी सब लोग भी कूद गए, धड़धड़ा के दाम घट गया, दाम घट गया तो यूजर बढ़ गया, और धीरे धीरे x86 गॉड बन गया। मतलब कि इस टाइम पे, यानी कि 1990s में x86 के सिवा कुछ और है भी नहीं। मतलब ट्राई सब लोग कर रहे हैं, लेकिन x86 वहां पे हो चुका है कि मतलब हो गया सर, काम खत्म। क्योंकि उन्होंने मतलब आईबीएम के सिवा दूसरे बड़ी बड़ी कंपनी कूद गई, दाम घट गया, दाम घट गया, और चूंकि सब इंटरकम्पैटिबल थे, जो पहली बार हुआ, धड़ के सारे एप्लीकेशंस बनने लगे, एप्लीकेशंस बनने लगे, वो एप्लीकेशंस के लिए लोग कंप्यूटर खरीदने लगे। धड़ धड़ करते 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 वो सेल्फ फुलफिलिंग कर दिया। और उस टाइम में दो ही प्लेयर थे, अभी भी दो ही हैं, इंटेल और एएमडी लीगली x86 बना सकते हैं। बीच में एक चाइनीज कंपनी ट्राई कर रही थी x86 बनाने का, लेकिन वो कहीं गया नहीं। मतलब वो बना सकते हैं, लेकिन सेल नहीं कर पाएंगे। सीधे सीधे इंटेल और एएमडी दोनों मिसाइल लेके पड़ जाएगा पीछे, नहीं आप बना सकते हैं। तो वो किए, और जो कोर है, मतलब जो इसके अंदर लैंग्वेज का लॉजिक चल रहा है इंटेल के अंदर, वो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्क कोर। तो सिस्क का जो लॉजिक है, ये समझिए जिस टाइम बनाया गया था, यानी 1970s में इसका नींव रखा जा रहा था इंटेल के अंदर। तो लॉजिक ये था, उस टाइम मेमोरी नहीं आती थी इतनी बड़ी। मतलब आप समझिए यहाँ किलोबाइट का रैम के बारे में बात हो रहा है, मेगाबाइट गीगाबाइट का तो सपना भी नहीं देखे हैं। और उस टाइम कंप्यूटर भी स्लो होते थे। तो लॉजिक ये किया गया कि कितना इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, उसको नंबर बहुत बड़ा नहीं होता कि 1 लाख इंस्ट्रक्शन चला दो 1 सेकंड के अंदर, ना जी ना, 10,000 में भी बोल जाएगा। तो हिसाब ये बनाएगा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स सेट बनाओ कि वो एक ही, मतलब मैंने एक कॉल बोला ना, उस कॉल के अंदर 6-7 चीज कर दो। जैसे कि आपका मेमोरी लोड कर दो, उस पे एडिशन का कर दो, उसको स्टोर कर दो, और ये सारा चीज एक कॉल पे होगा। मैंने बोला हो गया सारा, ये तीनों चीज एक ही मतलब समझिए कमांड से हो जाए। कमांड आप और हमारे लिए नहीं, कंप्यूटर के अंदर में जो बात हो रही है, कर्नल और आईएसए के बीच में जो बात हो रहा है। तो ये लॉजिक पे इन्होंने बनाया, और गाड़ी खुल गई। मतलब कि जहां एक बार सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गया, जहां उसको देखी देखी सॉफ्टवेयर, अभी आप समझिए ना, कहीं जहां पे लोगों की जॉब चलती है कि भैया आप क्या जानते हो, हाँ हम ये जानते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पहली बार कहाँ आया? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत धड़धड़ा के, और चूंकि हार्डवेयर खूब सारे आने लगे, प्लस हार्डवेयर में भी दो बड़े सीपीयू वेंडर थे, और जो मैन्युफैक्चरर्स थे तो वो तो कई सारे आ गए, और सब आईबीएम कंपैटिबल बनाने लगे। तो ये भी टेंशन खत्म हो गया कि अरे भाई हम खरीद लिया, लेकिन चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सब टेंशन खत्म हो गया। धड़धड़ा के मतलब x86 पूरा एकदम छा गया, जिसको कहते हैं ना छा गया जी, ये छा गया। मतलब ये था और कोई था ही नहीं। ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ, इसी के कारण कंप्यूटर कंप्यूटर बना। मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं होता अगर x86 इतना सक्सेसफुल नहीं होता। तो
अब बात करते हैं गाड़ी तो अच्छी खुली तो फिर डाउनफॉल कहाँ से आ गया? डाउनफॉल आया कि कोर लॉजिक जो था मतलब सिस को बनाने टाइम जो गैम्बल लिए थे, ये मारे थे, बेट मारे थे वो था कि रैम जो है बहुत महँगा था उस टाइम में और सीपीयू बहुत धीमा था। लेकिन वो दोनों बात गलत साबित हो गया। उनका था कि इस सिस जितना फचांग पे चल रहे हैं क्योंकि रैम बहुत महँगा है, रैम कल भी महँगा रहेगा और प्रोसेसर भी बहुत है। ये दोनों उलट गया। प्रोसेसर बहुत तेज़ हो गया, रैम बहुत सस्ता हो गया। धड़-धड़ मतलब कि जहाँ पे आप लिटरली आईबीएम का रखा है जिसमें किलोबाइट का रैम है, कुछ दिन के बाद, कुछ साल के अंदर ही अब ऐसा इसमें मेगाबाइट आ गया। उसके कुछ साल के बाद हो गया भैया इसमें गीगाबाइट का रैम, ये बहुत तेज़ी से हुआ। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम इन्होंने बना दिया था सिस आर्किटेक्चर पे, वो आर्किटेक्चर अब इनको मतलब उन्हीं को हेडेक बन गया है। अरे फालतू है काम लोग इतना फचांग कर रहे हैं जब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रहा। अब रहा बात कि x86 का जो माँ-बाप है, वो तो सिर्फ़ इंटेल ही है और शुरू का कुछ साल तक मतलब समझिए आजकल आप और हम बात कर सकते हैं एएमडी के बारे में और वो भी एएमडी रिसेंटली जाके ढंग से कॉम्पिटिटर बना है, पहले नहीं था और जबकि वो चल रहा है समझिए डे 1 से। तो ये एकदम सीरियसली इंटेल को स्लॉपी बना दिया था। ये वाला मीम बन गया था सिर्फ़ 14 नैनोमीटर प्लस, 14 नैनोमीटर प्लस सब चीज़ 14 नैनोमीटर चल रहे थे। तो ये मतलब इंटेल स्लॉपी हो गया और चूँकि वो जो गैम्बल मारे थे, वो गैम्बल उतना सही नहीं पड़ा और रहा बात कि गैम्बल से उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन वो मेहनत भी नहीं कर रहे थे। मतलब एक होता है ना कि अच्छा अरे कंप्यूटर बदल गया, हम उसको एडजस्ट करते हैं, धीरे-धीरे उसको अपडेट करते हैं। नहीं, क्या है मेहनत करें। वो अकेले कॉम्पिटिटर थे, कोई सीरियस था नहीं, तो उतना किए भी नहीं और x86 का जो बैकवर्ड्स है, चूँकि ये मतलब समझिए अपडेट नहीं कर रहे हैं डे 1 से, मेंटेन नहीं करते जा रहे हैं, वो कंपैटिबिलिटी बर्डन बन गया। मतलब कि हमको सपोर्ट करना है क्योंकि कोई भी पुराना एप्लीकेशन चल सके। तो वो लेगेसी का जो लाइब्रेरी बनता गया वो इनका प्रोसेसर के ऊपर पे लोड उसके ऊपर लोड और x86 का जो हार्डवेयर है वो बहुत फचांग वाला हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा लोड हो गया। यहीं से मतलब समझिए इंटेल सुई और x86 सुई करना शुरू कर गया। क्योंकि मतलब जो गैम्बल खेले थे वो गैम्बल उलट गया। फिर जो कंपटीशन नहीं था शुरू का 20-30 साल तक जो कंपटीशन नहीं था, जेन्युइनली मेहनत नहीं की है, उसी टाइम में आर्म मेहनत कर रहा था, वो चमक गया। और x86 का जो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी था वो पहले बहुत बड़ी बात सेलिंग पॉइंट थी, अब वही हेडेक बन गया है क्योंकि सब चीज़ इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो यहीं पे डाउनफॉल हो गया। अब इसको कंपेयर करते हैं रिस्क से। तो रिस्क जो है, रिस्क का सबसे बड़ा प्लेयर जो था वो है आर्म। आर्म 2 जो कंप्यूटर बनाया गया था, वो लॉन्च किया गया था 1987 में, मतलब उसी टाइम से आर्म भी चल रहा है। लेकिन वही बोल रहे हैं, उनका उतना ये नहीं था, क्या बोलते हैं, मार्केट सेल्स को अगर x86 से कंपेयर करेंगे था भी नहीं। तो लेकिन वो चलते रहे, मरे नहीं कभी, चलते रहे। और 1990 तक में किसी तरह रोग आके चल रहे थे, उन्होंने स्पिन आउट कर दिया अपना कंपनी को और कमर्शियल लाइसेंसिंग करने लगे, कोई भी हमारा सिलिकॉन ले लो। अब रहा बात की ये तो हो गया, मैंने आपको बता रहा हूँ रिस्क, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का जो है। रिस्क पे बहुत कंपनी ट्राई की थी, जैसे कि आपका पावर पीसी जो आईबीएम का पहले होता था और फिर एमआईपीएस करके ऐसे करके थे और ये सबको आर्म ने धीरे-धीरे हटा दिया। तो आर्म का मार्केट छोटा था लेकिन वो अपने मार्केट में छा गए। अपने मार्केट में उन्होंने धीरे-धीरे सबको हटा दिया और इसीलिए अब ये आर्म है। अब रहा बात, आर्म ओपन लाइसेंसिंग करता है, यानी कि अगर आप बनाना चाहते हैं, बनाइए, हम लाइसेंस देते हैं। छाती मतलब एकदम ओपनली कि सर आप हमारा चीज़ बनाना चाहते हैं, ठीक है, लाइसेंस दीजिए, रॉयल्टी दीजिए, आप अपना आप बनाते रहिए। कोई लॉक नहीं कर रहे हैं कि नहीं सिर्फ एएमडी और इंटेल बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा, वैसा नहीं कर रहे हैं। दिल खोल के बनाइए। और ये करने पे वो धड़धड़ा के ग्रोथ पा लिया और ग्रोथ कंप्यूटर पे नहीं पाए, ग्रोथ पाए बाकी सारी चीज़ पे जिस पे इंटेल नहीं घुस रहा था। जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम पे, माइक्रो कंट्रोलर्स पे, वो सब पे इंटेल ध्यान नहीं दे रहा था और ये धीरे-धीरे करके सब पे हड्डी-पाव मार लिए। तो क्वालकॉम कूद गया, माइक्रोटेक ये मीडियाटेक कूद गया, सैमसंग कूद गया, बहुत सारे और कूद गए। और ये तो हो गया, आपको आर्म का बात कर रहे हैं जो कि रिस्क का सबसे बड़ा प्लेयर है। और इसमें एक और रैंडमली नया प्लेयर आ गया जिसका नाम है रिस्क 5। रिस्क 5 जो बनाया गया है, ये बेसिकली प्रोफेसर लोग फ्रस्ट्रेट थे कि बच्चों लोगों को कैसे पढ़ाएं। वो इंटेल का नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो प्रोप्राइटरी है और लाइसेंस भी नहीं है, डेटा भी नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है। और आर्म में भी वही है कि वो प्रोप्राइटरी है, लाइसेंस लेके बच्चों को थोड़े पढ़ा सकते हैं, तो क्योंकि वो एनडीए साइंड है। तो इन्होंने बोला कि हम लोग बार-बार हुलुलुलु काहे कर रहे हैं? हम लोग सब प्रोफ़ेसर लोग मिलके एक ढंग से बनाते हैं आईएएस है, इसी को हम लोग अपना किताब में चलाते रहेंगे। और वो बना दिया था इन्होंने 2010 में और लोग ने देखा, अरे! आपने तो पूरा बना दिया। बोला, हाँ, हम ही लोग तो पढ़ाते हैं जो बनाते हैं। तो बनाया, तो उसको हार्डवेयर में बनाने में चल गए। ठीक है, अरे साइड में हम लोग डेमो-वेमो करते हैं ताकि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस रहे बच्चों के पास, तभी ना चमकेंगे। तो वो किया और देखते-देखते वो भी मार्केट पकड़ना शुरू कर दिया क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है रॉयल्टी देने से। जैसे कि अगर आप देखते हो अमेज़न का, अमेज़न सारा चीज़ कर रहा है, सिलिकॉन बना रहा है, सिलिकॉन फैब्रिकेट कर रहा है, उसके लिए मदरबोर्ड बना रहा है, सॉफ्टवेयर लिख रहा है, सब चीज़ कर रहा है।
लेकिन फिर भी बेचारे को पैसा देना पड़ रहा है इसको आर्म को। आप कहोगे कि आर्म का कोर उठा रहे हैं, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी मेहनत यही करना है, इसीलिए ये लोग भी कूद गए इसमें। फिर आपका फेसबुक के साथ भी वही है कि फेसबुक अपना सिलिकॉन बना रहा है, लेकिन उनको भी आर्म को पैसा देना पड़ रहा है, तो इसीलिए RISC-V में काफ़ी बड़े-बड़े लोग दबा के पैसा डाल रहे हैं। और मतलब समझिए कि लगभग 15 साल हो रहा है और वो काफ़ी जगह पहुँचने लगा है। जैसे कि अभी बहुत सारे माइक्रो कंट्रोल में ऑलरेडी RISC-V आ चुका है। जैसे कि अभी मैं ESP32 कर रहा हूँ, ESP32 का बहुत सारा वेरिएंट जो है जिसमें RISC-V कोर आ चुका है। बहुत सारे हार्डवेयर में कोर लेवल पे RISC-V आ चुका है, मतलब गाड़ी धीरे-धीरे चलते जा रही है। और यहीं पे समझिए कि RISC के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये आया कि दोनों, मतलब चाहे वो RISC-V हो चाहे वो ARM हो, दोनों हार्डवेयर लॉक नहीं किए, यानी कि कोई भी बना सकता है। इसीलिए ये मार्केट धीरे-धीरे चमक गया। मतलब शुरू में कोई कुछ नहीं करा, लेकिन धीरे-धीरे ये चमक गया, क्योंकि सबसे बड़ा शौक था अमेज़न वेब सर्वर्स को कूदना, क्योंकि अमेज़न वेब सर्वर बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट का अकेले संभालता था। और वो इतनी बड़ी कंपनी, ये लोग 1-2 प्रोसेसर नहीं ऑर्डर करते थे ना, ये लोग ऑर्डर करते थे 10,000 प्रोसेसर दो। इतना बड़ा, और वो भी महँगा वाला प्रोसेसर, जो ज़ीनॉन आता है, वो सब आता है। वो सब का ऑर्डर छोड़ के बोले, नहीं भाई हम खुद से बना लेते हैं। वो बहुत बड़ा बात है, मतलब वो इतना बड़ा दर्दनाक बात है कि AMD और इंटेल दोनों के अंदर फ़ोन पहुँच जाएगा। सर ये लोग अपने से बना रहा है। इतने बड़े मतलब समझिए कॉन्ट्रैक्टर खो रहे हैं। फिर वही फेसबुक भी किया, वही माइक्रोसॉफ्ट भी कर दिया कि वो अपना बना रहे हैं। एप्पल तो सीधे कूद गया, एक्स86 छोड़ के सैमसंग भी कर दिया, मीडियाटेक भी कर दिया। ये इतने सारे लोग कूद गए ना, तो कंपटीशन दबा के होने लगा। कंपटीशन हुआ तो तरक्की हुआ। और ये सब में अभी जो पेनल्टी है कि आर्म का दबदबा है, उसके लिए भी चैलेंज चल रहा है कि हम RISC-V में कूद जाते हैं, जो ओपन सोर्स है, सबका भला होगा। तो RISC एज ए ओवरऑल आर्किटेक्चर बहुत तेजी से ग्रो किया आर्म के माध्यम से। तो समझिए ऑलमोस्ट मार्केट कवर कर चुका है, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा कंप्यूट डिवाइस होता है पोर्टेबल, यानी कि आपका मोबाइल फोन। हर मोबाइल फोन में आर्म है, तो आर्म जीत गया। मतलब कि अगर टोटल मिलियंस ऑफ यूजर देखिएगा किस पे है सबसे ज्यादा, तो वो RISC आर्किटेक्चर पे है, जो कि आर्म के थ्रू हो रहा है। और बचा खुचा पे भी RISC-V धीरे धीरे ढप्पा मारा, और RISC-V पे जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े बड़े हैं, और उनके पास एक कारण है कि सर अगर हम 90% मेहनत खुद कर रहे हैं, तो आपको हम लाइसेंस भी क्यों दें। तो और ये सबका, जितनी सिलिकॉन कंपनी है, ये सबका है कि भैया वो एक ब्रिटिश कंपनी को हम काहे पैसा दें, हम खुद से ही बना, और जब बना ही रहे हैं खुद से, तो ये थोड़ा सा के लिए काहे मेहनत करें। तो RISC जो है ग्रोथ, CISC की जगह पे RISC का ग्रोथ एकदम परमानेंट हो गया है। मतलब अभी डिस्कशन नहीं किया जाता है कि CISC रहेगा कि नहीं। CISC क्योंकि बनाया गया था एक बेट पे कि वो बेट CPU और रैम सब महंगा रहेगा, वो नहीं साबित हुआ तो है। एक पुरानी हॉलीवुड की पिक्चर, उसमें RISC विल चेंज एवरीथिंग, बस 30 साल पहले आया था। अभी वो जाके सच हो रहा है। तो RISC की गाड़ी खुल चुकी है, और आर्म का पूरा दबदबा सब चीज में है। मतलब आपका कैमरा खरीद रहे हो, उसके अंदर आर्म का कोर्टेक्स मिल रहा है सबको। तो आप सब रिमोट कंट्रोल सब में आर्म भरे हुए हैं, तो आर्म एज ए बिलियंस ऑफ यूनिट सोल्ड में सबसे आगे चल रहा है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए फ्यूचर जो है ना, फ्लूइड होने के डायरेक्शन पे जा रहा है, यानी कि आप अडाप्ट और चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब अमेजॉन वेब सर्विस कूदा, तो अमेजॉन वेब सर्विस करते क्या, रफली रफली वो हार्डवेयर करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेयर मेटल। वो बेयर मेटल लेते हैं, उसके ऊपर उनका वो ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, जो उनका मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके ऊपर वो वर्चुअलाइज करके आपको सामान बेचते हैं। जैसे कि भैया नेटफ्लिक्स तो चाहिए, नेटफ्लिक्स उनसे लेगा। अमेजॉन वेब सर्विस है, हार्डवेयर नहीं खरीद रहा है, वो वर्चुअल कंप्यूट खरीद रहा है, कंप्यूट स्टोरेज जो भी है वो खरीद रहे हैं, वो ये कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो ये सब इतना हाई स्टेक्स ऑपरेशन है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर आपका लाइन पे लगा हुआ है, तो आप तो उप्स नहीं करोगे ना। तो उस वहां पे इतना बड़ा रिस्क ले लेना कि ठीक है हम ट्राई करते हैं ना भाई, अपना ही सिलिकॉन बनाते हैं। ऑब्वियसली वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना x86 है, लेकिन अपना होगा, कंट्रोल अपना होगा, सारा चीज आप अपने हिसाब से। मान लीजिए कि आपको यही कंप्यूट फंक्शन करने का बार बार जरूरत पड़ रहा है, आप कर दो। मतलब आपको जो चाहिए टेलर मेड करने का, वो हो जाएगा। तो पूरी तरीके से सब लोग वही कर रहे हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्यों बना रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसा बना सकते हैं जैसा चाहिए। एनवीडिया पड़ा हुआ है कि वो अपना सिलिकॉन बनाएंगे, वो ऑलरेडी करने लगे बाय द वे। एनवीडिया का बहुत सारा जो अभी AI सुपर कंप्यूटर्स है, उसमें मेजॉरिटी में खुद का उनका सिलिकॉन है। तो वही समझिए, वो फ्यूचर एकदम फ्लूइड हो चुका है, यानी कि ये था यही रहेगा वो सब नहीं है सर, जब मन हुआ तब चेंज हो जाएगा। और x86 में समझिए इतना चूंकि वो सिस्क पे चला था, अब वो भी 6 नहीं है, लेकिन आपका जो कॉल हो रहा है वो 6 है, लेकिन प्रोसेसर के अंदर अगर आप सिलिकॉन में जाएंगे तो है जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन इंजन। वो इंजन कन्वर्ट करते रहता है ताकि ये सारा चीज सही से चल सके। तो कॉल आउट जो हो रहा है वो सिस्क का ही कॉल आउट हो रहा है, लेकिन अंदर में वो बैकग्राउंड में काफी काम कर रहे हैं, और वो कर सकते हैं। मतलब ये एक दूसरी बात है, आजकल का हार्डवेयर इतना हाई परफॉर्मेंस हो चुका है कि आप ट्रांसलेशन पे वैसा ही फीलिंग दे सकते हैं जो लोगों को लगेगा यार नेटिव फीलिंग आ रही है।
वो कर सकते हैं। और रहा बात कि S86 का सबसे बड़ा गलती था कि वो मोबाइल मार्केट में नहीं पेनिट्रेट कर पाए। मतलब 1-2 ब्रांड के साथ कोशिश किए थे कि मोबाइल बनाने का, लेकिन उस पे ढंग से पड़े नहीं रहे, ढंग से मेहनत नहीं किए, वो लटक गया। वही सबसे बड़ा इनका लॉस था। और मोबाइल गया, उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम्स चला गया, एम्बेडेड गया तो काम खत्म। बोल रहे हैं बिलियंस, मतलब x86 बोले हमने 1 मिलियन सोल्ड किया। आर्म बोलेगा सर क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो सर? 8 बिलियन तो हमारा पिछले महीने निपटा है। बहुत बिकता है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी सब में 25-26 तो लग रहे हैं आजकल। तो समझना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। और रहा बात, ठीक है, वो तो कहेगा आप छोटा है, एम्बेडेड के लिए उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, बात एकदम सही है। मोबाइल में मिलता है बहुत पैसा, लेकिन ठीक है, चलो वो हो गया, लॉस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सर्वर सब चल रहा है। सर वही तो आपके मेगा जो क्लाइंट है, जहाँ से मतलब आपका दबा के पैसा आ रहा है, वो लोग तो छोड़ना शुरू कर दिए। मतलब अभी आप अमेज़न में जाइए या माइक्रोसॉफ्ट में जाइए, जो सबसे बड़े-बड़े क्लाइंट हैं, वो सब तो अपना-अपना सिलिकॉन बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। मतलब कि जैसे एक टाइम में मोटोरोला एकदम गदगद था कि भाई हमारे पास ही सब चीज़ है, हम लोग गर्दा उड़ा देंगे। कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला किसी को हिस्ट्री में, एकदम x86 वहीं जा रहा है। क्यों बोले मोबाइल का मार्केट की पकड़ नहीं पाए, एम्बेडेड सिस्टम में घुसे नहीं कभी ढंग से, और मेगा जो क्लाइंट्स थे जहाँ से इनका दबा के पैसा आ रहा था, वो भी फिसल लिए। तो ये बहुत सीरियस समस्या बन चुका है। यानी आज के टाइम में अगर x86 हटा दिया जाए, दुनिया बच जाएगी। मतलब कि पहले तो सवाल ही नहीं था। अगर आप 1990 में बोलते कि x86 हटाया जा सकता है, लोग हँसते पॉसिबल। लेकिन अब वैसा हो चुका है कि 2025 में अगर कल को x86 चला जाता, गायब हो जाता है ऐसे सिस्टम, या कल को नया x86 सिस्टम नहीं बनेगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग के पास हर चीज़ में ट्रांसलेशन लेयर जो है ना बहुत इंप्रूव हो गया है। तो अब ये समझिए, तो अब लॉजिक क्या है, x86 के पास सीधा है कि या तो कुछ बड़ा इंप्रूवमेंट करें, क्योंकि भले वो कंपैटिबिलिटी रखे लेकिन ट्रांसलेशन सुधारना पड़ेगा। सिलिकॉन उनका बहुत धांधली है, तो वो एक सीरियस समस्या, नहीं तो फेड कर जाएंगे जैसे कि पावर पीसी फेड कर गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी ये आप ये देखिए, स्टीम जो किया, ये सॉफ्टवेयर में कितना बड़ा बात था। मतलब विंडोज़ का सबसे बड़ा बात था कि भैया हम गेमिंग करते हैं। गेमिंग में कोई डिस्कशन ही नहीं था, कोई दूर-दूर तक नहीं आता था। 2 से 3 साल के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट उस लेवल पे मैच करा डाले, वो भी पोर्टेबल डिवाइस पे विथ बेटर बैटरी लाइफ। क्यों? क्योंकि फ्लूइड हो गया है अब सब चीज़ें। अब लोग नहीं लड़ते कि अरे ये हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं है सर आपका। आप बोलिए आप करना क्या चाहते हैं? जैसे इसमें वाइन कैसे चलता है? मतलब सॉफ्टवेयर हल्ला करता है, हमको ये चाहिए। वाइन बोलता है अच्छा तुमको क्या चाहिए? ये चाहिए, ठीक है हम दे रहे हैं। अरे हमको जीपीयू से बात करना है, नहीं, नहीं तुमको चीज़ चाहिए, वो हम दे रहे हैं। जीपीयू से कैसे बात करना है वो हम कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो ये करके, और वही सोचिए कि ये लिटरली जो एप्लीकेशंस बनाए गए हैं विंडोज़ के लिए, वो कैसे लिनक्स के सिस्टम पे यानी कि स्टीम ओएस पे ज़्यादा बेटर चल रहा है, सेम हार्डवेयर पे। क्योंकि ट्रांसलेशन फ्लूइड फीचर हो चुका है, वो जो पास्ट का लेगेसी है वो सब डिलीट करते हैं, और जहाँ पे कोई कॉल हो रहा है वो ट्रांसलेशन लेयर संभाल रहा है। एग्जैक्टली यही चीज़ ये किया एप्पल किया जब कूद गया था वो x86 से इस पे अपना इन हाउस सिलिकॉन पे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। x86 ऑलमोस्ट खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुका है। बहुत बड़ा-बड़ा मार्केट छोड़ दिए, जो इनको पैसा में डुबा रहा था वो भी छोड़ दिया, तो वो टंकी भी खाली हो रही है। और अगर ये ट्रांसलेशन लेयर वाला इंप्रूवमेंट अपने में नहीं लाते हैं, मतलब दाम कम करना, ज़्यादा लोगों को मतलब अट्रैक्ट करना, क्योंकि अभी ये ब्लीड कर रहे हैं। मोबाइल में तो अभी घुसने से रहे हैं, और बड़े-बड़े प्लेयर्स भी छोड़ दिए हैं। अगर ये कस्टमर को भी छोड़ दिया कि भैया आपका हार्डवेयर ही नहीं चल रहा, क्योंकि अगर स्टीम जैसी कंपनी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, हार्डवेयर उनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लिनक्स से चल रहा है। वो अगर बोले ना कि ठीक है हम हार्डवेयर पोर्ट कर देना चाहते हैं ये इससे x86 लिनक्स सिस्टम से x86 को हटा के वहाँ पे हम RISC-V डाल देना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा उतना एफिशिएंट नहीं हो लेकिन कर सकते हैं। और वही हो जाए कि ARM डाल, अब भी हो जाएगा, अब भी। तो x86 को हटाया जा सकता है। मतलब कि अब वो टाइम नहीं है कि वही है दादा तुम्हें बता, तुम्हें बंधु तो सखा तुम्हें वो वाला सिचुएशन खत्म हो गया है। तो ये बहुत सीरियस बात है। इसीलिए फ्यूचर इज फ्लूइड, यहाँ पे समझ, और ये बाकी सब चीज़ पे भी लागू होने लगा है। अरे ये लैंग्वेज पे लिखा है, कोई फर्क नहीं, अब कोई उतना कैंकुचूर नहीं करता उसके पीछे, ये लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दो। और भाई उतना मुश्किल है, पहले होता था, अब नहीं है। और अगर आप ढंग से कर रहे हैं, जैसे कि रोजेटा लेयर हो गया, वाइन लेयर हो गया, ये सब बहुत अच्छा से कर रहा है, हार्डवेयर लेवल पे बात हो जा रही है आजकल। तो ये भविष्य इनका बहुत डामाडोल है। अगर नहीं सुधारे अपने आप को बहुत जल्दी, तो शिफ्ट डिलीट हो जाएंगे मार्केट से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, x86 का भविष्य क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।